और यही तो लड़ाई है जिसको कोई समझने को तैयार नहीं है। समान नागरिक संहिता न बनने पाए जी, हम जनसंख्या का उत्पादन ऐसे ही करते रहे, तभी तो हम अपने उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। बिल्कुल सही बात। खाता पीता हिंदुस्तान किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, और तकलीफ तो इस बात की है जो अपने को प्रबुद्ध पार्टियां बोलती हैं वो भी उनके जो है बगलगीर और हम प्याला हम नेवाला बनी हुई है। उसकी दूसरी पंक्ति है सैनिकों की सुरक्षा, सैनिकों का कल्याण और सैनिकों का सम्मान सदैव द्वितीय स्थान पे है। और तीसरी पंक्ति जिसकी बुनियाद पे ऊपर की दोनों पंक्तियां टिकी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी सरकार की मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूं कि भारत में आतंकवादी घटनाएं नगण्य हो गई। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये मैं जरूर कहूंगा कि जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी उस समय हर 2 महीने पे आतंकवादी हमला भारत में होता था। ये से काशी से लेके दिल्ली, मुंबई। उसमें जैसे विपक्ष ये कहने लगा कि अगर मोदी जी आएंगे तो साहब ये संविधान बदल देंगे। हाँ। तो जनता ने कहा कि नहीं, घबराओ नहीं, हम इतना तुमको सीट दे रहे हैं कि तुम उनके ऊपर निगाह रखना। हाँ। तो फिर इन लोगों ने कहा कि साहब वो तो आरक्षण में ही उलटफेर कर देंगे। कहा नहीं, हम तुमको इतना जो है दे देते हैं सीट की तुम इसके ऊपर निगाह रखना। तो कहा नहीं, वो अगर पाग कर देंगे तो जनता ने कहा कि उनको भी हम इतना वोट नहीं देंगे, उनको घटा देंगे, बहुमत नहीं देंगे, सहयोग से वो चलेंगे। तब दबी जवान से विपक्ष ने कहा तो बहुमत तो आप हम ही को बहुमत क्यों नहीं दे रहे सरकार चलाने के लिए। तो जनता ने कहा कि तुम इसके काबिल नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी सरकार की मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूं कि भारत में आतंकवादी घटनाएं नगण्य हो गई। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये मैं जरूर कहूंगा कि जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी उस समय हर 2 महीने पे आतंकवादी हमला भारत में होता था। ये से काशी से लेके दिल्ली, मुंबई। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज का विषय वही चुनावी मुद्दा है, लेकिन आज के मुद्दे पे विषय ये बदल गया है कि अब हमारे पास चुनाव परिणाम आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जो कोalition है उसे यानी एनडीए को 292 सीटें मिली हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन थोड़ा खराब हो गया है। इंडी गठबंधन जो 233 सीट पाकर एक तरीके से सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ गई थी, कमोवेश वो स्थिति हो नहीं पाई, लेकिन प्रदर्शन इंडी गठबंधन का बहुत बेहतर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा निराशा हासिल हुई है उत्तर प्रदेश में, जहां 62 सीटों से घटकर बीजेपी करीब 35-36 सीटों पे आके सिमट गई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए, दावा पेश करने के लिए तो मैंडेट पा चुकी है, लेकिन अभी जो जोड़ तोड़ की गणित चल रही है ये राजनीति में 10 सालों बाद फिर से देखा जाएगा, या यूं कहे 2009 के बाद ये देखा जाएगा। 2014 में भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा मैंडेट मिला था, 2019 में बेहतरीन मैंडेट मिला था, लेकिन 2024 ने नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को निराश किया है। लेकिन राहुल गांधी और जो विपक्षी दल जिन्होंने इंडी गठबंधन बनाया था, 28 दलों की सरकार ने जो गठबंधन बनाया था, उसे एक अच्छी बढ़त मिली है। लेकिन इन सब के बावजूद भी 28 दलों की सरकार मिलकर भी मोदी के चेहरे का मुकाबला नहीं कर पाई है। आज हमारी चर्चा इसी पे है कि कौन सरकार बनाएगा, ये राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। जो एक स्टेबल गवर्नमेंट की बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं 1-2 पायदान नीचे आ गई है। तो इन सारे विषयों पे हम बात करेंगे हमारे राजनीतिक संपादक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह से। और इस विषय की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, और यदि आपको लगता है कि हमारा ये प्रयास सार्थक है तो आप हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें, जिसकी हमें बहुत जरूरत है, और ये आप सहयोग हमें इस QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह से। सर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, प्रणाम मनोज जी, और सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से प्रणाम।
लोकतंत्र की जो चाल थी उसका एक परिणाम सामने आया है। हाँ 1.5 महीने के चुनाव के बाद 543 सीटों पे मतदान होने के बाद 292 सीट एनडीए को मिल जाती है और इंडी गठबंधन को 233-34 सीट का उनको आंकड़ा मिला हुआ है। सरकार बनते आप किसकी देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये भी चर्चा हो रही है कि इंडी गठबंधन भी प्रस्तुति कर सकती है, हालांकि ये कयासबाजी है। नरेंद्र मोदी की जो उम्मीद थी या भारतीय जनता पार्टी से जो जनता ने उम्मीद लगाई थी उस पर डेंट लगा है। भारतीय जनता पार्टी को 272 का आंकड़ा पार छूने में मुश्किल हो गई है। एनडीए हालांकि उनको वो मैंडेट दे चुका है। कैसे देखते हैं इस पूरे रिजल्ट को आप सर? गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी में चुनावी बारिश ने सबको खुश होने का मौका दे दिया है। सभी को खुश होने हाँ, सभी को खुश होने का मौका दिया है। जैसे कि सबसे ज़्यादा तो खुश चुनाव आयोग ही होगा दर्शकों, क्योंकि उसके ईवीएम पे अब सवाल नहीं उठ रहा है। तो लगता है सर ईवीएम ज़्यादा खुश होगा। हाँ, ज़्यादा ईवीएम तो अपने आप में सबसे ज़्यादा खुश होगा। सत्ता पक्ष को ये खुशी है कि ठीक है, हमारी पार्टी को 272 नहीं मिला, लेकिन हमारा गठबंधन सरकार बनाएगा, इतना बहुमत हमको मिला है। एक चीज ये भी है कि सर 28 लोग मिलके नहीं हरा पाए, ये भी एक बड़ा हाँ जाहिर सी बात है। वो 28 मिलके जितनी सीट पाए है उससे ज्यादा सीट बीजेपी पाई है, लेकिन वो एक अलग विषय हो गया। पहली बार राजनीति में एक अजीब सा दृश्य मैं देख रहा हूँ, जैसे फुटबॉल का कोई मैच हो जी और कोई टीम खाली 1 गोल से जीत गई हो और हारने वाली टीम ये कह रही है कि यार तुम लिख के दे दो कि तुम जीते नहीं जी। अब रेफरी भी खुद नहीं समझ पा रहा है, रेफरी यानी जनता, वो खुद ये नहीं समझ पा रही है आखिर जीता तो यही है। तो ये सब क्यों इस बात के लिए उसको दबाव डाल रहे हैं कि तुम लिख के दे दो कि तुम हार गए हो। नैतिक जिम्मेदारी, हाँ कई मतलब नैतिक जिम्मेदारी और क्या जिम्मेदारी, बाकी की जिम्मेदारी, बहरहाल वो अलग विषय है जी। अब रही बात राजनीति में, अब ये सवाल बड़े अजीब अजीब पूछे जा रहे हैं, किसकी सरकार बनती हुई आप देख रहे हैं। अच्छा, तो वो जो 292 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है उसको मैं न देखूं, उसको नजरअंदाज कर, उसको नजरअंदाज करके मैं कहूं, सोचूं दिमाग के अंदर कि 235 वाले कैसे गुणा भाग करके सरकार बना सके। सवाल पूछने वाले का यही मकसद है, जैसा कि आपने भी पूछा। बहरहाल चलिए उसी पे चलते हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी को 272 का नहीं मिला है, यानी उनको जो हल से खेत वो जोत रहे हैं उसमें जो बैल लगे हुए हैं उन बैलों के कंधों की जरूरत है। अब नाराज मत होइएगा नीतीश भाई और चंद्रबाबू नायडू जी, मैं आपको बैल नहीं एक एग्जाम्पल देके बात कर रहा हूं। बिना आपके सहयोग के तो अब ये चल नहीं सकती गवर्नमेंट। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष ये सोच रहा है कि अगर यही 2 बैल छान पघा तुरा के भाग जाए उधर से तो खेत तो जोताएगा नहीं, यानी कि सरकार बनेगी नहीं। अब सवाल ये है कि वो जो 2 बैल है उनको क्या कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है दूर से कि जिसको देख के वो भागे बड़ी तेजी से। जाहिर सी बात है, जिसका पेट नहीं भरा उसको कोई भोजन वोजन दिखाया जा रहा है उधर से, उस लालच में वो भागे। वो भोजन क्या है कि हम आपको सत्ता पक्ष, जो सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी जो गवर्नमेंट बनाने जा रही है 272 का आंकड़ा न होने के बाद भी वो जो कुछ भी आपको दे सकती है देगी, उससे हम ज्यादा देने की हैसियत में मामला तो तभी बनेगा। तो क्या हो सकता है वो सबसे ज्यादा? प्रधानमंत्री पद। अब यही खतरनाक है। अगर प्रधानमंत्री पद ही देने की बात नीतीश को हो जाए या चंद्रबाबू नायडू को हो जाए 16 और 12 सीटों पे, तो अखिलेश कहेंगे कि हम ही बेवकूफ हैं जो 46 सीट लेके भी हम प्रधानमंत्री नहीं हो रहे हैं। तो और जो ही ये कहेंगे अखिलेश भाई, तब तक राहुल भाई कहेंगे कि हम बेवकूफ हैं, 95 सीट लेके हम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो रहे हैं। और जो ही वो कहेंगे तो ममता कहेंगे कि असली टक्कर, असली मेहनत और असली बीजेपी को धूल चटाने का कार्य तो मैंने बंगाल में किया है, भले हमारी सीट तुम लोगों से कम हो। तो एक ही स्टेट में लड़ रही हैं। हाँ, तो ये तमाम चीजें बड़ी गड्ढमड्ढ हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो एक नैतिकता वाला शब्द बड़ा खतरनाक है जी।
नैतिक जिम्मेदारी लेनी क्योंकि चाहिए। कभी कभी नैतिकता का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि कुछ लोग वो पूरा ना होने पे आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ कभी कभी वो इतना ऊपर हो जाता है कि आदमी जान देने के लेवल तक जाके उसको पूरा करने की बात करता है। मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जी। कि 2 शानदार टर्म निभा लेने के बाद अब आप कह सकते हैं कि आपकी तो सोच बड़ी अजीब है। नरेंद्र मोदी जी को ससम्मान कह देना चाहिए कि जब वह 5 साल तक कोई डिसीजन जो है कॉन्क्रीट ले ही नहीं सकता, जी। बड़े बदलाव कर ही नहीं सकता, तो ऐसे में इस गवर्नमेंट को चलाने का क्या मतलब है। और दरअसल जनता भी यही चाह रही है कि आप कोई बड़ा फैसला न ले। बड़ा फैसला का मतलब भाई एक मेजॉरिटी नहीं चाहती कि आप पाक अधिकृत कश्मीर को इधर मिला ले, एक बड़ी मेजॉरिटी नहीं चाहती कि आप सीएए को लागू कर दे, एक बड़ी मेजॉरिटी नहीं चाहती कि आप एनआरसी लागू कर दे। तमाम ऐसे हैं बड़े बड़े फैसले जो चाहे विधि सम्मत जितने भी हों, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एकदम स्वेच्छा से कह देना चाहिए कि आप बना लीजिए सरकार, हम विपक्ष में बैठे, हम विपक्ष में बैठते हैं, क्योंकि निर्णय तो हम ले नहीं पाएंगे, निर्णय आप लीजिए, क्योंकि आपके पास 28 दल है, 28 खोपड़ी निर्णय लेगी, 28 प्रधानमंत्री हाँ, हो जाएंगे और फिर 5 साल चल जाए तो जनता फिर आकलन करे कि वो 10 साल बेहतर था या ये 5 साल बेहतर है, और फिर उसके बाद सोचे कि इन्हीं को बैठाना है कि जो दे के चला गया उसको वापस ले आना है जी। लेकिन अब इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे वो कि मैं नहीं जानता। या दूसरा विकल्प कि हम भले मेजॉरिटी में कम है लेकिन हम करेंगे वही जो राष्ट्र हित में है, सरकार रहे चाहे गिरे। जी जी जी। और यह एग्जाम्पल तो वाजपेयी भी करके चले गए। नहीं, ये तो मोदी जी ने भी कहा ही है अपने उसमें कि हाँ, रुकेगा नहीं, सत्ता का लोभ नहीं, हाँ, कुर्सी पे रहे ना रहे लेकिन राष्ट्र का काम होते रहना। नहीं, यहाँ एक चीज और बता दे, किसी को गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के महंत हैं, वो पहले भी थे जी, थोड़ी देर के लिए चीफ मिनिस्टर है, फिर वो उसी गद्दी पे बैठेगा। उस गद्दी पे तो है ही, उस गद्दी पे तो वो है ही है। कहने का मतलब थोड़ा वर्कलोड बढ़ा हुआ है चीफ मिनिस्टर के नाते। तो आप ऐसे व्यक्ति को कुछ हिला उला नहीं सकते हैं, ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते, बार्गेनिंग नहीं कर सकते। ऐसे में ऐसे ही लोग बोल्ड निर्णय ले सकते हैं। आप ये बताइए कि इंडी गठबंधन के अंदर किसी एक नेता का नाम जरा सा बताइए जो बहुत बोल्ड निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, उसका पूरा कैरियर देख के। आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी है, थोड़ी जिद्दी है, बर्बाद हो जाएंगे लेकिन वही करेंगे जो करना है हमको, ललकार देंगे हाई कोर्ट को, ललकार देंगे सुप्रीम कोर्ट को। तो फिर जाहिर सी बात है कि अब आप सोचिए कि ऐसे व्यक्ति को बना देना है प्रधानमंत्री की नहीं, कौन पक्ष प्रभावित होगा कौन नहीं होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब निश्चित तौर पे एक ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही है, चाहे वो इधर से बने चाहे उधर से बने, जो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाएगी। बड़े निर्णय तो खैर वो ले ही नहीं सकती, और 5 साल तक इन गवर्नमेंटों के स्थायित्व की गारंटी कोई नहीं ले पाएगा। कब गिरेंगी, या अब गिरेंगी कि तब गिरेंगी, या डिसीजन जो चला रहा है सरकार वो भी नहीं ले पाएगा। तो फिर मैं तो वही कहूंगा कि बस देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। मतलब ये है सर कि भारत की जनता को भी खिचड़ी ही पसंद है, उनको एक स्थायित्व नहीं पसंद है, ये मैंडेट बताता है। और जाहिर सी बात है, इससे भी ज्यादा अगर मैं जो बात कहूँ कि आप प्रत्येक स्टेट में बताइए कितने % लोगों ने वोट नहीं डाला है जी। तो सर अगला सवाल उनको क्या पसंद है उसी पे है, वोटिंग परसेंट है। हम लोगों ने शुरू से जो पॉलिटिकल पंचनामे पे का एपिसोड हमने किया उसमें वोटिंग परसेंटेज पे हम लोगों ने फोकस किया था पहले एपिसोड से, और वोटिंग परसेंटेज पे निकल के ये आ रहा था कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ा है, फर्क एक अच्छा खासा पड़ा है, वो बीजेपी की तरफ। फिर उदाहरण में देता हूं आपको, यूपी में कम वोटिंग हुआ, हाँ, फर्क पड़ गया जी।
वो बिहार में कौन सा वोटिंग कम हुआ तो फर्क पड़ा, वो तो उल्टा हो गया। वहां भी वोटिंग कम हुआ था लेकिन वहां पलट वहां तो उल्टा हो गया। तो इसलिए आप इसको आधार मत बनाइए। जी। अगर बिहार में बीजेपी और उसका गठबंधन जो है लगभग क्लीन स्वीप के लेवल पे चला गया, भाई 8 और समथिंग का है शायद, जी जी। तो यूपी में उसका जस्ट उल्टा हो गया। हाँ। और दूसरी चीज कि 7 चरणों के इस चुनाव में ये तो पहले चरण से डिक्लेयर हो रहा था कि वोटिंग कम हो रही है, उसके बावजूद अगर वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा तो निश्चित तौर पे मैं उन लोगों की ढिठाई को प्रणाम करूंगा जो ये सब सुनते हुए, देखते हुए, सब कुछ करते हुए भी पोलिंग बूथ तक नहीं गए। भगवान देश के हित में आपके दिए गए योगदान को क्षमा करे, याद रखिएगा और याद रखे हमेशा। आप बताइए साहब, ये जिस लोकतंत्र की हम छाती पीटते हैं, वहां अगर 50%, 46% वोटिंग हो रही है और 50% के ऊपर वोट नहीं डाल रहे हैं, ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाली बात है जी। कि शर्मिंदा होने वाली बात है। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। हाँ, एक चीज जरूर है जो मैं कहना चाहूंगा। एक सवाल अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि वाराणसी के अंदर इतना कार्य करने के बावजूद, वो कार्य आप आके यहाँ आंखों से देख सकते हैं, हम लोग भी वाराणसी के, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। और दूसरे, नरेंद्र मोदी जी की जीत का जो अंतर है वो भी कम हुआ है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात मैं बता दूं कि साइंस का एक लॉजिक है, मेरे तर्क को कोई माने न माने, लेकिन है मामला यही, प्रत्येक क्रिया के प्रति बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। अब अगर यूपी का कोई व्यक्ति ये समझ रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का बन जाना कोई सेटबैक नहीं मारेगा, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में, वो मिथ्या टूट। सबसे बड़ा सेटबैक पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन में यूपी का ही है। 62, 66 से खसक के ये 36 पे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर का बनना यूपी के मुसलमानों को बिल्कुल रास नहीं आया है, और हिंदुस्तान के भी मुसलमानों को रास नहीं आया। अयोध्या की सीट भी गंवानी पड़ी है। हाँ, मैं बता तो रहा हूं। और एकजुट होके वो वोटिंग हुई है। यहां थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखाना उचित तो नहीं होगा, मेरे पास एक पत्र है काशी का ही। नहीं, बिल्कुल। और बहुत बड़े मौलाना ने 100% मतदान की अपील की है। फिर वही बात, आप मेरा पुराना निकाल के याद कीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि मोदी जी अगर कह रहे हैं 100% मतदान कीजिए, तो इसका मतलब 100% मतदान कम है, हमारे पक्ष में जाना, अर्थ यह है कि हमारे पक्ष में करना है। उसी प्रकार अगर एक मौलाना काशी का कह रहा है कि 100% मतदान करो, वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि बीजेपी को जो हरा सकता है उसको वोट करो। इस तो अंतर तो इस आधार पे वो कम हो गया, एकजुट। और दूसरी बात, वो भी बात गलत साबित हो गई कि साहब धूप है इसलिए वोट डालने लोग नहीं जा रहे हैं। अगर धूप है तो सिर्फ हिंदुओं के लिए धूप नहीं है, धूप मुसलमानों के लिए भी है, और मुसलमानों ने एकजुट वहां पे वोट डाला है, अंतर को कम कर दिया। अब इसका एनालिसिस तो बड़ा जबरदस्त होगा। क्या इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी इस बात का विचार करें कि काशी में इतना विकास कार्य करके भी अगर मेरी मार्जिन कम हो रही है, तो हमसे तो अच्छे वो अमित शाह ही है जो गुजरात में 4.5 लाख वोटों से जीत रहे। हम तो गलती कर गए कि काशी में आ गए। और क्या काशी की भी जनता ये चाह रही है कि मोदी जी वापस चले जाए गुजरात? यहां वो बंदा आना चाहिए जो यहां कोई डेवलपमेंट, कोई विकास न करे। नाम नहीं लूंगा, इसी पार्टी का एक बंदा था, फ्लैट तो काशी में बनवा लिया जी, लेकिन किया कुछ नहीं। इस समय वो मार्गदर्शक मंडल में है जी। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी ही किसी को मार्गदर्शक मंडल में बैठाती है, जनता भी बैठाती है। क्योंकि देख लीजिए, एक छोटा सा सवाल, अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की संख्याओं के रूप में आप विभाजन अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे बुरे लोग ज्यादा हैं, और वो एकजुट होकर दबाव बना रहे हैं समाज के ऊपर, देश के ऊपर, हर जगह। और फिर ऐसे में
अगर उनकी चल जा रही है तो इस तरह के संभावित परिणाम देखने को मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ढांचा ढहाने पे कल्याण सिंह को सजा दिया जी और मंदिर बनवाने पे मोदी को सजा दे दिया जनता ने। पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में एनडीए का सरकार भले ही बन जाए, सबसे ज्यादा इसी को याद रखा जाएगा इतिहास के पन्नों में, अयोध्या की कि सीट है। अयोध्या की सीट बीजेपी हारी है और ये शायद बीजेपी भी कभी नहीं भुला पाएगी। जी। एक और कारण, विचारधारा से अपने आप को करीब पाने वाला संगठन है आरएसएस, और ग्राउंड लेवल पे उसका वर्क बहुत ज्यादा होता है जी उसके पास समर्पित कार्यकर्ता है, और समर्पित कार्यकर्ताओं को, संगठन को अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, और वो भी संघ प्रमुख से जाके कहे, जी कहने वाले तो ये कहते हैं कि कहवाया गया, नाम मैं नहीं लूंगा, कि उससे कहवाया गया, जी तो फिर जाहिर सी बात है समर्पित लोग जब हट जाएंगे तो परिणाम तो गलत नहीं है जो है वो टैली कर रहा है कि हमारे ही उस पार्टी के लोगों ने उस पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया। जी। घर को आग लग गई, घर के चिराग से। एक चीज सर जो आपने कहा है कैडर वाली बात, ये सवाल बड़ा जेन्युइन है और बड़ा उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कम हुई हैं, इसमें कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं की निराशा या उनका जो उनको वो तवज्जो न मिल पाना है। संघ का आपने चर्चा कर ही दिया। उसके साथ जो कैंडिडेट इन्होंने खड़ा किया है, इस पे भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस जगह कैंडिडेट जो होना चाहिए वो नहीं है, आयातित किए गए जो कैंडिडेट है उनको दिया जा रहा है, जिन्हें हटाया जाना चाहिए उन्हें कंटिन्यू किया जा रहा है। ये भी फैक्टर आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि पिछले वाले उसमें हम लोग जब बहस कर रहे थे, जी बहस क्या बातचीत कर रहे थे, तो मैंने एक बात कही थी कि अगर आप विभिन्न पार्टियों से लोगों को लेके आ रहे हैं और खास करके कांग्रेस पार्टी से इतने लोगों को ला रहे हाथ में हैं, कमल तो न हो कहीं जाए। ऐसा ना हो जाए कि एक दिन हाथ में कमल ये आपका चुनाव चिन्ह हो जाए। उसी प्रकार देखिए, आपने 12 सेलिब्रिटीज को यूपी में टिकट दिया, और ये जो डाटा दूंगा तो और चौंका, 36 बारोट लोगों को टिकट दिया जो बाहर से आए, यहाँ टिकट पाने में सफल हो गए। अब ऐसे में आप सोचते हैं कि कार्यकर्ता खुश हो जाएगा, उन आयातित लोगों के लिए अपनी जान दे देगा, तो ऐसा तो नहीं होता भाई। और सबसे बड़ी बात कि क्या राष्ट्रीय नेताओं को यूपी की जमीनी हकीकत नहीं मालूम थी? जो अमित शाह अपने को चाणक्य कहते थे और यूपी में इतनी ऊंचाइयों तक सीट ले जाके दिलवाए, उस अमित शाह को ये नहीं पता था कि चंदौली का व्यक्ति हारने वाला है। मैं वही पूछने ही जा रहा था कि चंदौली, बनारस में व्यक्ति ये कह रहा था कि इस बंदे ने कोई काम नहीं किया, पक्का हार जाएगा। हार नहीं जाएगा सर, इस व्यक्ति को हराना है। ये अब ऐसे में जनता के सामने ये सवाल ही नहीं उठता कि जो उसके अपोनेंट खड़ा है वो अच्छा है बुरा है, या उसको तो काम करने का कोई मौका ही नहीं मिला है, वो तो डायरेक्टली अब आएगा जी, और उसको जिता देती है वो। तो सवाल ये उठता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो यूपी का टिकट वितरण था उसमें यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात बिल्कुल नहीं सुनी गई, क्योंकि मैं ये मान सकता हूं कि यूपी का जो चीफ मिनिस्टर होगा उसके मालूमात और जानकारियां केंद्रीय व्यक्ति से ज्यादा होगी। वो आकलन उनके पास होगा, क्योंकि वो, अरे भाई, कोरोना में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश का कोई ऐसा जिला ही नहीं था जहां आपने कदम न रख दिए हो। जी, तो उसे पता नहीं रहा होगा कि यहाँ का बंदा काम किस लेवल पे कर रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में उसकी न सुन के अपने ही सोच से टिकट देना और खड़े करना, तो वो आपका परिणाम बता रहा है, वो आपको बिल्कुल। तो ये मतलब ये आने वाले समय में इनके लिए मंथन की जरूरत है कि जो कैंडिडेट बाहर से बुला रहे हैं, जो कैंडिडेट आपके बेकार साबित हो रहे हैं, उनको आप नहीं हटा रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में आपने टिकट नहीं बदले थे विधानसभा के उसमें, जी,
और आपने तो अच्छा परिणाम ले लिया। कहाँ बाहर के लोगों को वहां टिकट दिया आपने ज्यादा। उसी प्रकार अभी जैसे भारत सरकार बनने जा रही है, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं कि अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा कि शानदार 2 टर्म बिता लेने के बाद, शानदार कार्य कर लेने के बाद अब बैसाखियों के सहारे सरकार चलाने की कोई जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी जी को। जिनको अच्छा लगता है वो 28 बैसाखियां, 1-2 नहीं 28 बैसाखियां लगा के सरकार चलावे और राष्ट्र को जितनी ऊंचाइयों पे ले जाना है ले जाए, जनता को छोड़ दीजिए। जनता भी अगर यही चाहती है तो भाई ठीक है, अपनी पसंद वाली गवर्नमेंट तुम बना लो। जी हमें जब तुम आवाज दोगे, बुलाओगे तो मैं फिर आऊंगा। तो ऐसे में अरे भाई 20 ऐसे उदाहरण हैं जहां कार्य करने वालों को जनता ने कभी तरजीह नहीं दिया। अरे जिन लोगों ने ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया हो, गांधी को गोली मार दिया हो, बुद्ध को जहर दे दिया हो, तो ये क्या समाज के सबसे निकृष्ट लोग थे? इतनी घृणा थी लोगों की इनके प्रति। निश्चित तौर पे अच्छे कार्य बहुत पसंद नहीं आते हैं जी, और ऐसे ही समाज चलता है। कोई बंदा आएगा तो थोड़े समय के लिए परिवर्तित करेगा, लेकिन किसी चीज को स्थायी रूप से लोगों के बीच बनाना, देश के अंदर बनाना, यह बहुत लॉन्ग टर्म की कार्रवाई है। जिस प्रकार आज इतने वर्षों से मेहनत करते करते बीजेपी केरला में खाता खोल ली, न जाने कितने बलिदान हुए होंगे, कितने मरे होंगे। केरला में तो लगातार ही संघ के पश्चिम बंगाल में अभी ये लगातार जूझ ही रहे हैं, अप डाउन की स्थिति हो रही है। तो ये तमाम फैक्टर है। जब बंगाल से सर और जिन राज्यों से सीट बढ़ने की उम्मीद थी, सीट शुरू होने की उम्मीद थी, जैसे साउथ की तमिलनाडु की बात करें, वहाँ भी 0 पे आ गए। वहाँ पे भी जो प्रदर्शन था, मतलब कैंडिडेट के लेवल पे उन्होंने क्या किया वो तो एक अलग आकलन का विषय है, लेकिन जिस उम्मीद पे चल रहे थे वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। उसके विपरीत बंगाल में जो पहले सीट थी उससे भी आप नीचे चले गए। तो क्या जो एक तुष्टीकरण की जो राजनीति है, सीधे मेरा सवाल ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति, विकास की राजनीति और विरासत की राजनीति और राष्ट्रवाद की राजनीति पे हावी पड़ रही है? पड़ेगी हावी। अगर राष्ट्रवाद की ही राजनीति हावी होती तो इस देश के 2 टुकड़े हुए होते क्या धर्म पे? बिल्कुल सही बात। कैसे टुकड़े हो गए भाई? सभी अगर इसी देश के मानने वाले थे, चाहने वाले थे, तो गर्दनें इस देश के लिए कट जानी थी। धर्म के नाम पे बंटवारा हो गया, और जो ही धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, जो लोग मुनीश जी देश की आजादी का श्रेय लेते हैं, पता नहीं वो देश के बंटवारे का श्रेय किसको देते हैं जी। और जिस समय देश का बंटवारा हुआ उसी समय से एक खामख्याली की शिकार एक पार्टी हो गई। वो फोबिया इतना हावी है उस पार्टी के ऊपर कि आज की तारीख में भी उसे लगता है कि चूंकि मेरे ही कारण किसी को पाकिस्तान मिला है और उसी के भाई बांधव और वंशज हिंदुस्तान में छूट गए हैं, उनका भी ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी ही है। सच भी है। सच इसलिए है कि जब यह स्थिति पैदा हुई तो एक एग्रीमेंट हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच कि आप अपने यहाँ के अल्पसंख्यक की सुरक्षा करेंगे और हम अपने यहाँ की अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेंगे। और कितनी ईमानदारी से यह सुरक्षा की गई है कि पाकिस्तान में तो हाशिए पे चले गए अल्पसंख्यक, खत्म हो गए। इसका जवाब कोई नहीं देता है, बड़े से बड़े बोलने वाले, एनालिसिस करने वाले लोग। और हिंदुस्तान के अंदर वह सुपरसीड करने की स्थिति में जा रहे हैं जी। वहां जमीन निकल गई कि आसमान खा गया, इसका जवाब तो नहीं देते। लेकिन यहां भी वो जवाब नहीं देते कि उनकी जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ रही है जी। और मैं फिर इसी बात को बोल रहा हूं और डंके की चोट पे बोल रहा हूं, जिन लोगों ने पूरी ढिठाई के साथ अयोध्या के राम मंदिर को दर्शन करने वो नहीं गए, जी जी जी, वो इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि आप हमको वोट दीजिए, हम ही आपके खैर ख्वाह हैं और हम ही आपके हितों की सुरक्षा करेंगे। देखिए, हिंदू होके भी, सनातनी होके भी हम अयोध्या जो है दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। जी, उन्होंने स्वामी भक्ति निभाई उन्होंने। अब जो लोग ये एनालिसिस करते हैं, मैं उसके एकदम बिल्कुल उलट एनालिसिस कर रहा हूं जी।
आज भी बहुत से लोग एनालिसिस करते वक्त कहते हैं नहीं नहीं ये फैक्टर नहीं है कि मुसलमानों ने एकजुट वोट दे दिया। ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है नहीं, कहते हैं बहुत से लोग। इसके पीछे और भी नहीं सर, इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इस बात अधूरी रह जाएगी मेरी। हाँ सर, आप बोलिए। तो मैं ये बात कह रहा कहूंगा था जरूर कि वो ये कहते हैं कि साहब वो गलत टिकट का वितरण हो गया, बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दे दिया गया। वो एक फैक्टर तो है मुसलमानों का एकजुट होकर वोट देना, लेकिन पूर्णतः यही फैक्टर नहीं है। मैं उनसे कह रहा हूं भाई साहब, ये जो इसको आप नगण्य फैक्टर कर रहे हैं, ये आने वाले कुछ समय के बाद पूरे की पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत को, सत्ता को उलटने का कारण बनेगा जी। और यही तो लड़ाई है जिसको कोई समझने को तैयार नहीं है। समान नागरिक संहिता न बनने पाए जी, हम जनसंख्या का उत्पादन ऐसे ही करते रहे, तभी तो हम अपने उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। बिल्कुल सही बात। खाता पीता हिंदुस्तान किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। और तकलीफ तो इस बात की है जो अपने को प्रबुद्ध पार्टियां बोलती हैं, वो भी उनके जो है बगलगीर और हम प्याला हमने वाला बनी हुई है। ये नंगी सच्चाइयां हैं जो कोई बोलेगा नहीं। और आज इस इलेक्शन में, खास करके यूपी के इलेक्शन में, मुसलमानों को जब लगा कि हमारे कहीं वोट डालने से बीजेपी हार सकती है, तो वो समीकरण उनको दिखाई दिया सपा और कांग्रेस में। क्योंकि इन दोनों के मुखिया हैं जो अयोध्या में दर्शन करने नहीं गए, जिन्होंने इशारा किया। और यही कारण है कि इलेक्शन का रिजल्ट आ जाने के बाद भी, सारी क्रेडिट कांग्रेस के द्वारा लेने के बाद भी अखिलेश जी कुछ बोल नहीं रहे जो इतना बोलते थे जी। क्योंकि डर लग रहा है कि यार छिटक न जाए ये सब जो बड़ी मुश्किल से हमको मिला हुआ है। एक चीज जो मैं कहना चाह रहा था सर, वो ये कि इस चुनाव में जिस तरीके से मुसलमानों ने वोट किया है, उस पे मुसलमानों की तारीफ की जानी चाहिए, उनकी एकजुटता की तारीफ की जानी चाहिए और उनको बधाई देनी चाहिए। वो अपने टारगेट पे सही आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आप कह रहे थे, नहीं वो तो ठीक है। हाँ। लेकिन इसका एक दूसरा भी पक्ष है, उनको तो बधाई दी जाए, दूसरे को क्या कहा जाए? तो दूसरे को आकलन करना चाहिए कि अब हम भाई पे खड़े होते हैं। आप अगर अपने को ये कहते हो कि राष्ट्र के हम बहुसंख्यक समुदाय से अपने को बिलोंग करते हैं, तो ये जरा सा बताइए कि घर के अंदर जो घर का मुखिया है, जो बड़ा है, जिम्मेदारी तो उसकी आयद है ना, घर कैसे चलेगा। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी जब आप ट्रांसफर कर देंगे छोटों को, तो वह कुछ दिन के बाद आपको भी गाली देगा और आपको भी चपत मारेगा, कहेगा हम जो कर रहे हैं वही चलेगा। और यह स्थिति यही हो रही है देश के अंदर। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, जब तक 100% मतदान के लिए कोई तरीके नहीं निकाले जाएंगे, तब तक इस तरह के रिजल्ट आते रहेंगे और इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 100% मतदान के लिए जब कह रहा हूं, तो इशारे में मैं ये भी कह रहा हूं कि मैक्सिमम राष्ट्रीय सोच के करीब होना चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्रीय सोच। कौन ऐसा बंदा है जो कहता है कि साहब वोटिंग करते वक्त राष्ट्रीय हित बिल्कुल नहीं होना चाहिए? मैं बहस करने को तैयार हूं उससे। हमारा व्यक्तिगत हित ऊपर होना चाहिए, राष्ट्रीय हित उसके नीचे होना चाहिए। सर वो एक चीज ये भी है कि जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का बयान देते हैं, नारा लगाते हैं, उनके पक्ष में भी जो लोग वोट करते हैं वो भी कहते हैं कि हम राष्ट्रीय हित में वोट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर सेना आज की तारीख में जी राष्ट्रीय हित को सेकेंडरी और थर्डरी रख दे, तो कहाँ जाएगी जनता? तब तो यही नेता लोग गरियाना शुरू कर देंगे। जी। आईएमए में चिटबुड हॉल की दीवारों पे, मैं अगर पूरा राष्ट्र सुन रहा है मेरी बात को, तो मैं उससे संबोधित होकर अपनी बात कह रहा हूं। 3 पंक्तियां लिखी हैं और ये 3 पंक्तियां सिर्फ सेना के लोग ही न जाने, देश की जनता भी जाने और नेता भी जाने। पहली पंक्ति उसकी है कि राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का कल्याण और राष्ट्र का सम्मान सदैव प्रथम स्थान पे है। उसकी दूसरी पंक्ति है सैनिकों की सुरक्षा, सैनिकों का कल्याण और सैनिकों का सम्मान सदैव द्वितीय स्थान पे है। और तीसरी पंक्ति जिसकी बुनियाद पे ऊपर की दोनों पंक्तियां टिकी हुई हैं, हमारी अपनी सुरक्षा, हमारा अपना कल्याण और हमारा अपना सम्मान सदैव अंतिम स्थान पर है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जरा ख्याल कीजिएगा कि कहीं आपके दिल में
नीचे वाली लाइन सबसे ऊपर तो नहीं आ गई है और ऊपर वाली लाइन नीचे सबसे नीचे तो नहीं आ गई है जी। और अगर ऐसा है तो निश्चित जानिए इससे राष्ट्र का भला कभी नहीं हो सकता, आपका भला भले हो जाए। सर आगे बढ़े तो जो कुछ मुद्दे हैं जो हर चुनाव में उठते हैं और उसका क्या बोलते हैं समाधान हो नहीं पाता है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी एक तरफ हुई, ये मुद्दे आते हैं चुनाव में। दूसरी तरफ आता है जो इंडी गठबंधन ने लालच दिया, फ्री 8,500 रुपए, 1 लाख रुपए, 25 किलो अनाज और 25 लाख का इलाज। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? क्या बेरोजगारी, महंगाई इस चुनाव में मुद्दा बन के आया है जिसने थोड़ा उलटफेर नहीं, किया मैं है? उसे इसलिए मानने को तैयार नहीं कि इतने के बावजूद भी मैंडेट तो गया इंडिया गठबंधन को ही। लेकिन सीटें तो सीटें घटी हैं, तो बीजेपी को बहुमत तो नहीं ना मिला सर। जाहिर सी बात है ये असर कर रहा है या आप नहीं? ये कह रहे हैं कि इन चीजों से कुछ चीजें प्रभावित हुई हैं कि नहीं हुई हैं। जी जी। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि ये तो लाइफ में आदमी प्रभावित नहीं है। अब बड़ी तीखी बात लगेगी आपको जी। एक डाटा खोज के लाइए कि भाई मोटरसाइकिल की खरीदारी कितने % कम हो गई, कितने % बढ़ गई? कम हो गई भाई। अगर महंगाई बढ़ गई तो कम होना चाहिए ना, होना चाहिए। मैं इस लेवल पे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। कार खरीदना कितना % कम हो गया? कौन सा हिंदुस्तान का ऐसा घर है जिसमें 2 जून की रोटी बंद हो गई हो? जी। अरे साहब, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी मेहनत करके चूल्हा जला के 2 जून की रोटी पैदा कर लेता है। क्या दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के सारे लोगों को सरकारी नौकरी ही मिलनी चाहिए? अद्भुत कंट्री है। अग्निवीर की नौकरी निकलेगी तो कहेगा ये नहीं, अब बड़ी सहमसाहियत है आपकी जी। नहीं, हम ये नहीं करेंगे, परमानेंट चाहिए, टेम्परेरी। अच्छा, तो जब तक नहीं मिलेगा परमानेंट आप भूखों मरेंगे क्या? और फिर एक और बात, अग्निवीर अगर निकला भी है, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, क्या ये जबरदस्ती है? नहीं। अनिवार्य है? तो क्या फर्क पड़ता है आपकी सेहत पे? नहीं जाना है मत जाइए, जिसको जाना है वो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, जाने वाला भी न जाए। हम नहीं जा रहे हैं तो कोई और न जाए जी। ये तरीका गलत है। वो जाना चाहता है, उस तरह की जिंदगी जीना चाहता है। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं कि फौज में ही पूरा हिंदुस्तान नहीं जाता। सब जाते हैं क्या? बड़ी बड़ी सब किसानों के बच्चे हैं जी, जो मैक्सिमम जाते हैं। हाँ। मैं बंटवारा नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें सबका हक है। और कुछ कंट्रियों में तो साहब, इंग्लैंड वगैरह में तो वहां की प्रिंस सेना में है। हाँ सर, इजराइल हमारे यहाँ देश में कह है। दीजिए किसी नेता को, या मान लीजिए अखिलेश जी को या किसी और को, मोदी जी को, राजनाथ सिंह, किसी को भी ऑफर दे दीजिए कि आइए आप सेना में रहें और जब लड़ाई होगी तो कमांडर आप ही रहेंगे आगे। तभी कहेंगे कि हम सेना में भर्ती होने के लिए, हम तो राजनीति के लिए, हम पॉलिटिक्स करने के लिए, हम सारी पॉलिटिकल पार्टी को। ये तो हालत है इन लोगों की। तो इधर का राष्ट्रवाद उधर का राष्ट्रवाद, तराजू के पलड़े पे क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं उनके अपने घर खानदान के लोग विदेश में ना 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 ना, अरे वो तो जा नहीं सकते साहब, क्या बात कर रहे हैं? फौज में ये जब मुझे याद है एक बार जब मैं लेख लिखा करता था मुनीष जी, तो किसी बिहार का कोई था, मेरे को नाम है, मंत्री था वो, तो उसका मैंने पढ़ा, उसने झटके में कहीं बयान दे दिया था कि तनख्वाह मिलती है मरने के लिए ही, तो सेना में क्यों नहीं जाएंगे? जी जी, बड़ा फेमस हुआ। हाँ, फेमस, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने उसको एक लेख लिखा था कि भाई साहब, हम बटोर के आपको जितना चाहते हैं उतना पैसा देना चाहते हैं, जाके मर के आप जरा मर के दिखाइए। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? यही सब चीजें इस तरह की सेना के भाषा मनोबल तुम को बोल रहे गिराता हो। है। और सेना कुछ बोलती नहीं, इसलिए आपकी जबान गज भर की है। जब बोलना शुरू की तो पंजाब, ये कश्मीर में शटडाउन हो गए सब। जी। जब वो जवाब देना शुरू कर दी, आज कश्मीर के अंदर लाले पड़े हैं आतंकवादियों के। पूरे हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट खत्म हो गए साहब। सर मैं ये हाँ, इस पे जरूर बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी सरकार की मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूं कि भारत में आतंकवादी घटनाएं नगण्य हो गई। हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये मैं जरूर कहूंगा कि जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी उस समय हर 2 महीने पे आतंकवादी हमला भारत में होता था। ये काशी से लेके दिल्ली, मुंबई,
ऐसा कोई शहर नहीं बचा था जहां आज कल ब्लास्ट न हो जाए, लेकिन ये उपलब्धि भी लोगों को नहीं पची क्या कहेंगे? नहीं, देखिए फिर वही बात है, मैं आपको बताऊं कि बार बार मैं जो बात कह रहा हूं उस बात की गहराई में उतरिए। जिस देश में 40% लोग वोट ही नहीं डाल रहे हैं, हाँ, सबसे बड़ा। अब वो लोग क्या देश की तमाम मिलने वाली सुविधाओं को नहीं लेते होंगे? बैंक की सुविधा नहीं लेते होंगे, सारी सुविधा बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे, प्लेन से उनके बच्चे नहीं चलते होंगे, वंदे भारत में यात्रा नहीं करते होंगे जी, लेकिन उनको वोट देने से मतलब नहीं है। हाँ, उनको आरोप लगाना तुरंत आ जाएगा। हाँ ठीक है, वो कार्य करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देश के अधिसंख्य लोगों को एजुकेशन के द्वारा जोड़कर उस बिंदु पे ले जाके खड़ा करने की जरूरत है जहां उनके दिमाग में ये बैठे कि राष्ट्र पहले है, बाकी उसके बाद कोई चीज है। लेकिन साहब उनके दिमाग में ये बैठा है जाति पहले है जी, हमारा समुदाय पहले है, निजी स्वार्थ, हमारा स्वार्थ पहले है, हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो हम किसी को हटा देंगे गद्दी से, हमको जो फ्री में दे देगा उसको 2/3 मेजॉरिटी दे देंगे। अरे हद हो गया साला दिल्ली में जी। अब काहे नहीं वोट डाल रहे हो भाई? कल तक तो 2 टर्म उसकी ऐसी गवर्नमेंट बनाए आप कि वो भी जो है झाड़ पे चढ़ गया कि अरे वाह फ्री में ही मामला लगा, पूरे देश में फ्री बांटने। पंजाब में फ्री की बात करने लगा, गुजरात में जाके फ्री करने लगा, और उसी के आड़ में जो कर रहा था जेल जाने की नौबत है। क्या क्या नहीं बोल दिया इस इलेक्शन में। हमको आपको जेल से बाहर निकालना है तो जिता के दिखाइए। अच्छा भाई 7 सीट तो हार गए तुम, यानी अब ये मानोगे, कहोगे कि नहीं आप कह रहे हैं कि मैं जेल में ही रहूं और आपकी आज्ञा मैं सिरोधार्य करता हूं, अब मैं जेल में ही रहूंगा? बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं बोलेंगे, अब करना ही चाहिए। हाँ, तो ये सब चीजें जनता को सोचना चाहिए नेता किस तरह से। और जब मैं नेता शब्द कह रहा हूँ तो क्षमा कीजिएगा, सब है शामिल। जी 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 जी। बीजेपी को भी सत्ता में रहना है तो वादा नहीं करेगी क्या? की है और की भी है। तो ये सब आप सोचिए, दिमाग में न समझ में आए तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछिए कि क्या संभव हो। अच्छा तो ना ही हो तो गुरु काहे ऐसे कहत हो, तो जाहिर सी बात हो तुहार वोट ले बदे कहत हो, एक समझत नहीं हुआ। एक आंकड़ा में मीडिया पे पढ़ रहा था इसमें कि जो राहुल गांधी ने जो वादा किया है उसको निभाने में अमेरिका, चाइना, रशिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी लग जाएगी। हाँ हाँ, उनका जो बजट है वो पूरा लग जाएगा। बहुत सी चीजें हैं जिसका उदाहरण पड़ा है सामने, हम उस पर दिमाग नहीं करते। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर एक दिन के लिए मौन हुए, इतना बवाल हुआ, और कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री 10 साल मौन रहा, उस पर चर्चा नहीं हुआ जी। तो ऐसा नहीं है। ये सब क्या सुबह बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, दोपहर में किस वादे से मुकर जाते हैं, किस पार्टी से कूद के किधर जाके अपनी वल्दियत बदल लेते हैं, विचारधारा बदल लेते हैं, कैरेक्टर बदल लेते हैं, कोई भरोसा नहीं। ये तो हम टीचर भी नहीं कर पाते। एक लड़के को चरित्रवान बनाने में 20 साल खप जाते हैं, ये 5 मिनट में पार्टी बदलते ही चरित्र बदल जाता है, वल्दियत बदल जाती है। कैसे करते हैं ये बताते भी नहीं किसी को। जी जी जी। ये शुद्धतम स्थिति होनी चाहिए। और अभी मैं फिर कहूंगा कि अब चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए कि ये सब थोड़ा सा ताम झाम बदले, सीधा बोले कि टीवी चैनलों पे बहस कराइए, मुख्य पॉलिटिकल पार्टियों की रैली फैली बंद कराइए, जो गर्मी के चलते मर गए बेचारे बिना वोट डाले। तो ऐसा सब एक सुनियोजित बेहतर ढंग से अपने अपने विचार को रखिए, प्रभावित कर सके। दूसरे, ये जो ही वो कहते हैं कि ये चीजें मुझे फ्री में देनी है, तो उनसे पूछिए कि पैसा आप अपने तनख्वाह से देंगे, चच्चा घर से लाएंगे, नहीं तो इसका ब्लूप्रिंट दीजिए, कैसे देंगे आप। अब नई ट्रेंड है, किसी को भी गरिया के भाग जाओ, सबूत मत दो जी। 20 एग्जाम्पल है। जयराम रमेश जैसा व्यक्ति उठता है, कहता है सब डीएम को फोन कर दिए हैं, और उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। अब जयराम रमेश नहीं बोलते कि डीएम को फोन किया गया था कि नहीं, या डीएम को फोन किया गया तो डीएम ने क्या किया। अब चुनाव आयोग जो कहता है कि नहीं हम 24 घंटे के अलावा आपको आगे से ज्यादा समय नहीं देंगे सफाई में, वो भी नहीं अब बताता है कि जयराम रमेश का हुआ क्या, सफाई दी कि नहीं दी, क्या दिए क्या नहीं दिए। ये सब गोल गोल जो चल रहा है। जो कहता है कि अगर इधर उधर का बोले तो चुनाव आयोग कार्रवाई कर देगा, हर बार इलेक्शन में अंड का बंड बोलाता है, एक का भी
सब सुनने में नहीं आया कि साहब चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई कर दी। मैक्सिमम जो कार्रवाई चुनाव आयोग की मुझको समझ में आती है वो सिर्फ यही आती है कि भाई 24 घंटे आप मौन हो जाएंगे। जी, 24 घंटे आपको नहीं बोलना है। मोदी जी तो अपने से मौन हो गए। हाँ, आप कंपेनिंग नहीं करेंगे। वो क्या तमाशा चल रहा है साले को, ये कौन सी सजा है साले को? 24 घंटा उनके बोलने से कौन पहाड़ टूट रहा है, न बोलने से कौन सा पहाड़ टूट रहा है। अच्छा एक तो सर सब इसके ऊपर क्यों नहीं कोई आवाज उठाता पॉलिटिकल पार्टियां की चुनाव का जो तरीका है इसके ऊपर बहस होनी चाहिए कि जनता को 100% वोटिंग तक लाया जा सके। सिस्टम को इतना दुरुस्त किया जाए कि एक ठेला वाला सब्जी वाला भी चुनाव के लिए खड़ा हो सके, अगर वो पॉपुलर है तो। अगर तुम मानते ही हो कि एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है लोकतंत्र में, हाँ, है ही नहीं। अंगूठा छाप भी खड़ा हो सकता है संविधान और पीएचडी वाला भी खड़ा, तो साहब वो व्यवस्था बना दो ना। जी, लेकिन आप इनडायरेक्टली तो ये कहते हो, लेकिन इतना ज्यादा आर्थिक रूप से इसको आपने जकड़ रखा है तो साधारण आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता। एक चीज सर, आखिरी सवाल ये है, जी, जो फ्री वाली राजनीति पे हम लोगों ने बात की, तो राहुल गांधी का जो फ्री का जो देने का वादा है, इस पे क्या आप देखते हैं? इसने भी प्रभाव डाला है? देखिए जाहिर सी बात है साहब, हम आपसे ही एक सवाल पूछ रहे हैं। आप गए मार्केट में किसी दुकान पे, उस दुकानदार ने कहा कि ये ब्रांडेड कंपनी का सामान है और ये वाला है जो इस पे एक फ्री है। अब आप ही बताइए आप क्या लेंगे? आप राहुल गांधी को क्यों कोस रहे हैं? इसी बात पे सारे समापन। हाँ, ये है ही है। हम लोगों का मन हमेशा आराम तलबी, आसानी से प्राप्त होने वाली चीजों के ऊपर जाता है, लालच में। मन और आत्मा में यही फर्क है। आत्मा गलत चीज बर्दाश्त नहीं करती और मन किसी भी सही और कठिन काम को स्वीकार नहीं करता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, ये चर्चा काफी गंभीर भी हो गई और थोड़ी आनंददायक भी हो गई है। तो मैंडेट तो आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाने की ओर बढ़ भी रही है, लेकिन जिस तरीके का मैंडेट जनता ने दिया है, एक चीज आपने कही थी सर, हम लोगों की चर्चा इससे पहले हो रही थी, तो वो उसको जरा जनता को बताइएगा कि जनता ने किस तरीके से मैंडेट दिया कि संविधान आप खत्म कर रहे थे तो हम आपको, वो जरा थोड़ा। हाँ, वो थोड़ा जैसे बड़ा दिलचस्प है कि एक व्यक्ति जो है इतना सोच के वोट तो नहीं डालता मुनीश जी, लेकिन जब वो वोट बल्क में एक परिणाम दिखाने लगता है तो तमाम एनालिसिस करने वाले उसका एंगल बताते लगते। जैसे उदाहरण के तौर पे तुलसीदास जी ने अगर रामचरितमानस लिखा तो तुलसीदास का अपना एक अर्थ होगा जी, लेकिन अब तो आज के दौर में वो कुमार विश्वास जी, राम किंकर सिंह जी, मुरारी बापू, सब लोग अपना अपना अर्थ बता रहे हैं। तो क्या रामचरितमानस 20 अर्थ वाली पुस्तक है? नहीं साहब, सिर्फ यह है कि वो मानव कल्याण बता रहे हैं कि जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके। उसी प्रकार मेरा ये कहना है कि ये जो मैंडेट दिया जनता ने, उसमें जैसे विपक्ष ये कहने लगा कि अगर मोदी जी आएंगे तो साहब ये संविधान बदल देंगे, तो जनता ने कहा कि नहीं, घबराओ नहीं, हम इतना तुमको सीट दे रहे हैं कि तुम उनके ऊपर निगाह रखना। तो फिर इन लोगों ने कहा कि साहब वो तो आरक्षण में ही उलटफेर कर देंगे। कहा नहीं, हम तुमको इतना जो है दे देते हैं सीट की तुम इसके ऊपर निगाह रखना। तो कहा नहीं, वो अगर पागे कर देंगे तो जनता ने कहा कि उनको भी हम इतना वोट नहीं देंगे, उनको घटा देंगे, बहुमत नहीं देंगे, सहयोग से वो चलेंगे। तब दबी जवान से विपक्ष ने कहा तो आप हम ही को बहुमत क्यों नहीं दे रहे हैं सरकार चलाने के लिए? तो जनता ने कहा कि तुम इसके काबिल नहीं हो और ये चीज तो तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज तुम्हारे हाथ में देने का मतलब है बंदर के हाथ में उस तरह देना। तुम 28 मुंडी से चलाओगे सरकार। अब वहां फर्क है कि 1 मुंडी के बजाय 2 मुंडी हो गया, 3 मुंडी हो गया। तो हम मुंडे मतिर भिन्ना नहीं करेंगे, हम इसी को सरकार बनाने की अनुमति देते हैं। ये भले तुम लोगों को थमा दे, वो बात अलग है, वो थमाएगा तभी, नहीं तो हाथ पांव मारेगा तब भी तुम नहीं बना पाओगे। जी, यही आप चाह रहे थे, यही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमें लगता है हमारी जनता को ये एनालिसिस पसंद भी आएगा। राजनीति क्या करती है और जनता क्या उसका परिणाम देती है, ये कोई नहीं समझ सकता है। वर्तमान में जो मैंडेट आया है वो इसी ओर इशारा करता है कि जनता के दिल में क्या है कोई नहीं जान सकता। तो इस
तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।